हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए हम फिर से अध्याय 3 का नाम है धातु एवं अधातु। इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इसका भाग पढ़ने वाले हैं हम तीसरा भाग। इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए थे इस अध्याय के। अब हम तीसरा अध्याय को मतलब कि तीसरे अध्याय के भाग 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से पहली परिभाषा है भर्जन। इसमें से पहला परिभाषा क्या है? भर्जन। मार्कर चलने में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए 1 मिनट इसको अभी ठीक करते हैं। क्या है भर्जन? हेडिंग का नाम क्या है? और भर्जन। और भर्जन तो आप पहले से ही जानते होंगे भर्जन क्या चीज है। यानी कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो भर्जन आप सभी पहले से ही जानते होंगे, लेकिन हालांकि एक बार और समझना है भर्जन क्या है। यानी कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सभी को डेफिनेशन लिखनी है और इन सभी को रिवाइज करनी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन कहते हैं। भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है? यानी कि ZnO क्या है? ZnO प्लस सल्फाइड। ठीक है, ZnO प्लस सल्फर। ठीक है, ZnO प्लस सल्फर जब आपस में ये क्रिया करते हैं तो SO प्लस क्या बनता है? Zn। क्या बनता है? Zn। आपको दिख तो स्पष्ट रहा होगा, क्या कोई परेशानी आ रही है? ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। और ये क्या है? सल्फर है। और इसमें जब रिएक्शन होती है तो सल्फर ऑक्साइड बनता है, प्लस में जिंक अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी को जल्दी से लिखना है, लिखिए। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, आशा होगी कि आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मार्कर भी क्या कर रहा है? चलने में परेशानी कर रहा है, तो इसलिए इसको भी हम ठीक करने की कृपा जल्दी से जल्दी करेंगे। अगला क्या है? निस्तापन। अगली हेडिंग का क्या है? नाम है निस्तापन। अगली हेडिंग का नाम क्या है? निस्तापन। और निस्तापन का मतलब होता है कार्बोनेट अयस्कों को। अभी हमने पढ़ा क्या था? अभी पढ़ा था हमने तेरे को, जिसका नाम क्या था? भर्जन। और भर्जन में पढ़ा था हमने सल्फाइड अयस्कों को। लेकिन हम निस्तापन में क्या पढ़ेंगे? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या फिर बदल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। परिभाषा दोनों की सेम है, लेकिन उसमें क्या पढ़ा था हमने? सल्फाइड अयस्कों को, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्बोनेट अयस्कों को। तो लिखिए, कार्बोनेट अयस्कों को कार्बोनेट अयस्कों को कार्बोनेट अयस्कों को कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में सीमित वायु में सीमित वायु में अधिक ताप पर अधिक ताप पर अधिक ताप पर गर्म करने पर अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में
परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस में क्या लगा देंगे हम, कार्बन, और कार्बन में जब और रिएक्शन होती है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन में जब रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन होने के बावजूद Zn यानी सॉरी CO यानी कि कार्बोनेट प्लस में क्या बनता है, Zn। ठीक है, क्या बनता है, Zn, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन है तो क्या बढ़ेगा, कार्बोनेट प्लस में क्या बनता है तेरे को, Zn। ठीक है, आप सभी को लिखना है, जल्दी लिखिए। पहले की वीडियो में क्या है, थोड़ी सी आधी वीडियो होने के बावजूद उसमें क्या हो गया, थोड़ा आवाज़, जो माइक की आवाज़ थी वो रुक गई थी। लेकिन आप सभी को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। आपके लिए मैं रात में वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, इतना संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा। तो आपने लिख लिया होगा, हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है संचारण। ठीक है, और संचारण को हमने अध्याय 1 में भी पढ़ाया था। क्या है, संचारण, क्या है, संचारण। और संचारण को तो हमने अगले टॉपिक में भी पढ़ाया था, अध्याय 1 में। अध्याय 1 में संचारण को क्या पढ़ाया था कि वायुमंडल में नमी एवं ऑक्सीजन, यानी कि वायुमंडल में नमी एवं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संचारित होना चालू कर देती है। जब कोई धातु है जो वायुमंडल में नमी एवं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संचारित होना चालू कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, जब कोई धातु वायुमंडल में, जब कोई धातु वायुमंडल में नमी एवं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके संचारित होना शुरू कर देती है। ठीक है, शुरू कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। उस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, और मैंने पहले पढ़ाया था, इसके एग्जाम्पल भी बताए थे। और एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल था चांदी। क्या था, चांदी। और चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी के ऊपर काली रंग की परत का चढ़ना किसकी वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है। तो लिखना क्या है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, यानी कि चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। वजह क्या है इसकी, वजह को समझिए। वजह क्या होती है इसकी, वजह है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की वजह से क्या होती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से इसमें काले रंग की परत चढ़ जाती है। दूसरा उदाहरण है तांबे के ऊपर हरी रंग की परत का चढ़ना। हरे रंग की परत का चढ़ना किसकी वजह से होता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। किसकी वजह से होता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि तांबे के ऊपर हरी रंग की परत का चढ़ना
कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। और आपने भी देखा होगा लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। और जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। ठीक है, तो इसको जल्दी लिखिए। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु वायुमंडल में नमी एवं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संक्षारित होना शुरू कर देती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, चांदी के ऊपर काली रंग की परत का चढ़ना सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है, और तांबे के ऊपर हरी रंग की परत का चढ़ना किसकी वजह से होता है? कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। ठीक है, तो आप सभी ने लिख लिया होगा। आशा है कि वीडियो को बैक ले लेना है अगर आपको ज्यादा स्पीड तेज दिख रही है। अगला टॉपिक का नाम है संक्षारण की सुरक्षा, यानी संक्षारण कौन कौन सी विधि है जिनसे हम बचा सकते हैं संक्षारण से। ठीक है, तो संक्षारण की सुरक्षा, संक्षारण की सुरक्षा क्या है? संक्षारण की सुरक्षा। ठीक है, एक मिनट में इंक डाल लेता हूं इसमें अभी। तो संक्षारण की सुरक्षा में पहला लिखना है क्या? तेल लगाकर, तेल लगाकर, तेल लगाकर। दूसरा है ग्रीस लगाकर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ग्रीस लगाकर, और तीसरा पॉइंट है पेंट करके, पेंट करके, यानी कि तेल लगाकर हम जंग संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, और ग्रीस लगा करके हम मतलब ग्रीस लगा करके हम संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, और पेंट करके भी हम क्या करते हैं? संक्षारण से बचा सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई हम वस्तु लेकर के आते हैं उसके ऊपर या तो फिर पेंट लगी हुई होती है, पेंट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर कलर यानी परत चढ़ा देते हैं, रंग की परत चढ़ा देते हैं, जिससे उसके संक्षारण से बच सकती है। ठीक है, अगला क्या करते हैं वो, या तो फिर क्या होती है उसमें तेल का सा लेपन होता है, वो तेल का लेपन होता है जिंक। जिंक की वजह से उस पर क्या होती है? जंग नहीं लगती है। ठीक है, और कभी कभी हम भी क्या करते हैं, कोई वस्तु है लोहे की तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? तेल लगा देते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है? संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है यशद लेपन। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? यशद लेपन या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक के परत चढ़ाकर। इसमें क्या लिखेंगे? जिंक की, जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। और 5वां पॉइंट क्या है? क्रोमियम लेपन। क्या है? क्रोमियम लेपन। क्या है? क्रोमियम लेपन। ठीक है, क्रोमियम लेपन का मतलब है क्रोमियम का लेप करके हम बचा सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ा करके हम भी बचा सकते हैं। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट है एनोडीकरण करके। ठीक है, क्या है? एनोडीकरण करके भी हम क्या बचा सकते हैं? संक्षारण से। ठीक है, एनोडीकरण द्वारा। ठीक है, अगला है 7वां पॉइंट, और 7वां पॉइंट क्या कहता है कि इसके ऊपर हम मिश्र धातु की परत चढ़ाकर, किसके परत चढ़ाकर? मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर भी हम क्या करते हैं? संक्षारण से बना सकते हैं। ठीक है, बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। ठीक है, इन सभी का उपयोग करते हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बचा सकते हैं। तो इन पॉइंटों का आप सभी को याद रखना है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर का, कि संक्षारण की संक्षारण की सुरक्षा की विधियां लिखिए, तो संक्षारण से बचाने के कुछ उपाय लिखिए। तो आपको ये उपाय लिखने हैं। ठीक है, संक्षारण से बचाने के उपाय कौन कौन से हैं? तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट करके, और जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण और मिश्र धातु बनाकर। जैसे ही हम लोहे पर इन सभी का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लोहे पर इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
हमने कभी कभी अपने आस पड़ोस में ही देखा होगा, लोहे के ऊपर हमें इस चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे हमें उसको जंग से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लेना है कि संक्षारण की बचाने की विधियां। ठीक है, तो ये लिख लेना है, तो आप सभी को जल्दी से लिखना है, लिखिए। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, हम आगे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यशद लेपन। क्या है? यशद लेपन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? यशद लेपन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? यशद लेपन। और यशद लेपन का मतलब होता है लोहे व स्टील को जिंक से बचाने, मतलब जंग से बचाने के लिए, लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए, लोहे व स्टील को जंग से, लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए, लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो यशद लेपन क्या है? यानी कि लोहे व स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। आपने देखा होगा स्टील में बहुत कम जंग लगती है, कारण क्या है? वो यशद लेपन का ही कारण है। ठीक है, तो आप सभी ने लिख लिया होगा। अगला टॉपिक इसी में पढ़ाते हैं, मिश्र धातु। और मिश्र धातु होती क्या है? यानी कि दो या दो से अधिक धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु या फिर मिश्रातु, एक ही बात है। मिश्रातु है क्या? मिश्रातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं। तो मिश्रातु क्या है? यानी दो या दो से अधिक धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रातु के कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल पहला है पीतल। पहला एग्जाम्पल क्या है? पीतल। और पीतल तो आप जानते होंगे, पीतल की ट्रिक बना रखी मैंने, पीतल कूजन। पीतल कूजन का मतलब हो गया यहाँ तक पीतल कूते क्या हो गया? कॉपर। और जनते क्या हो गया? जेडन। तो पीतल जो होती है वो किस धातुओं का मिश्रण होता है? कॉपर प्लस जिंक धातु का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, यह पहला एग्जाम्पल। इधर दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं मैं अभी। दूसरा एग्जाम्पल है सोल्डर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सोल्डर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सोल्डर। और सोल्डर आप जानते होंगे, सोल्डर की ट्रिक क्या बना रखी मैंने? सोपवसन। क्या बना रखी है? सोपवसन। सोते क्या हो गया? सोल्डर। पवते क्या हो गया? पीवी यानी कि लेड।
और प्लस सन का मतलब क्या हो गया, एसएन यानी कि टिन। क्या हो गया, एसएन यानी कि टिन। ठीक है, तो सोल्डर यानी कि सोप ऑफ सन, सोप ऑफ सन मतलब क्या हो गया, सोल्डर जो है पीबी प्लस एसएन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, इन दोनों उदाहरणों को लिखना है। अगला उदाहरण में अभी इसी में मतलब इसी में तीसरा पॉइंट और है एक, जिसका नाम है कांसा। कांसा किन किन धातुओं का क्या है, मिश्रण है। मैं इधर लिखता हूं तीसरा, कांसा। कांसा जो होता है कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है। कांसा जो होती है, कांसा कुशन, कुशन ते कांसा कुशन, कूते क्या हो गया, कॉपर, और एसएन ते क्या हो गया, टिन, एसएन ते क्या हो गया, टिन। तो आपने देखा होगा कांसा जो होता है वो कॉपर प्लस एसएन टिन का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कॉपर प्लस टिन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कांसा का निर्माण करते हैं। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं, मतलब इन यानी कि सोल्डर और कांसे का उपयोग बताएंगे, सोल्डर और कांसे का उपयोग बताएंगे। ठीक है, पीतल आपने देखा ही होगा, पीतल की पहले मटकियां आती थी, झेर, जिसको झेर बोलते थे। ठीक है, तो आप सभी ने लिख लिया होगा, जल्दी लिखिए एक बार और। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको वीडियो को बैक ले लेना है अगर आप पीछे हैं तो। अब बताते हैं सोल्डर, सोल्डर और सोल्डर का उपयोग हम किससे, सोल्डर का उपयोग कहां पर करते हैं, एरो का निशान लगाना है और लिखना है सोल्डर का उपयोग, सोल्डर का उपयोग तार की क्या करने में, बिल्डिंग करने में। सोल्डर का उपयोग तार की बिल्डिंग करने में किया जाता है। सोल्डर का उपयोग तार की बिल्डिंग करने में, ठीक है, तार की बिल्डिंग करने में किया जाता है। तार की बिल्डिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डर का उपयोग किस में किया जाता है, तार की बिल्डिंग करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कभी आप बिल्डिंग कराने गए हैं लोहे पदार्थों की, या फिर कोई वैसे पदार्थ हैं मतलब धातु हैं उनकी आप बिल्डिंग कराने गए, तो आपने देखा होगा वहां पर एक मशीन होती है और मशीन में एक रॉड सी लगी हुई थी, इतनी बड़ी रॉड लगी हुई होती है। जो रॉड होती है, पतली सी जो रॉड होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो सोल्डर का उपयोग तार की बिल्डिंग करने में किया जाता है। ठीक है, अगला उपयोग है कांसा का उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। कांसे का, कांसा का, कांसे का, कांसे का उपयोग, कांसे का उपयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। विद्युत परिपथ में किया जाता है। ठीक है, यानी कि कांसे का उपयोग जो है हम क्या इसमें करते हैं, विद्युत परिपथ के रूप में करते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को लिखना है। इसके ये पॉइंट, दोनों पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं कि सोल्डर का उपयोग किस में किया जाता है, तार की बिल्डिंग करने में किया जाता है, पूछ जा सकता है। कांसे का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, विद्युत परिपथ के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी ने ये लिख लिए होंगे। हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक का नाम क्या है, अमलगम। और अमलगम क्या है, यानी मरकरी के साथ मिलकर बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम अमलगम। ये छोटी छोटी इस पार्ट में डेफिनेशन जो है इनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अमलगम, और अमलगम है क्या, आपको दिखता साफ रहा होगा। मैं इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। अमलगम क्या है, मरकरी के साथ
मरकरी के साथ मिलकर बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, अमलगम क्या है, यानी कि ठीक है, तो अमलगम क्या है, मरकरी के साथ मिलकर बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये अमलगम की भी डेफिनेशन 1 नंबर की पूछी जा सकती है। तो अगला टॉपिक है जंग। अगला टॉपिक क्या है, जंग। और जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट। तो रस्ट क्या होता है, जो लोहे को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट या फिर जंग कहते हैं। ठीक है, जंग, और इंग्लिश में बोलते हैं RUST, रस्ट। जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम अभी बताएंगे। तो जंग क्या चीज है, जब लोहे को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर यानी कि जब लोहे को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उस प्रक्रिया को जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आया होगा जंग क्या चीज है, रस्ट क्या चीज है। जब लोहे को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला सुनिए, जंग का रस्ट फॉर्मूला। ठीक है, RUST, रस्ट फॉर्मूला। तो रस्ट जंग का फॉर्मूला क्या चीज है, क्या है, Fe2O3। क्या है, Fe2O3। Fe2O3 का मतलब है आयरन ऑक्साइड। क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो आप सभी को ये जल्दी लिखना है, जल्दी लिखिए, आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी ने ये लिख लिया होगा, आगे हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है एनोड पंख। क्या है, एनोड पंख। एनोड पंख, एनोड पंख है क्या चीज, तो आप सभी एनोड पंख को समझने की कोशिश करेंगे। एनोड पंख का मतलब होता है, आपने कभी इलेक्ट्रोड देखे हैं, सेल देखा है, उन सेलों में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रोडों के एनोड और कैथोड जो होते हैं, यानी कि उसमें एनोड कैथोड आपने देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसमें से एनोड पर जो होती है नीचे की तरफ अशुद्धियां पड़ी हुई रहती हैं। क्या होती हैं, अशुद्धियां पड़ी हुई रहती हैं, भाई क्या है, एनोड पंख होती हैं। तो आपको लिखना क्या है, एनोड पर उपलब्ध अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, लिखिए, एनोड पर उपलब्ध अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, तो एनोड पंख क्या है, एनोड पर उपलब्ध अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, आप सभी ने ये लिख लिया होगा, इस डेफिनेशन को लिख लेना है। इसमें हम अगला मतलब एक
हेडिंग का नाम है, यानी कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, अशुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, उसके मतलब शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो आप सभी ने लिख लिया होगा। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन के रूप में मानना है आपको, ये जो टॉपिक है वो किसके रूप में मानना है, क्वेश्चन के रूप में, और क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। तो आपको लिखना क्या है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है। पहली क्वेश्चन, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, किस में मापी जाती है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, और शुद्ध सोना कितना कैरेट होता है, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जा सकते, शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जा सकते, शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं, जबकि अशुद्ध सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, लिखना क्या है, तो इसमें लिखना है कि सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। ठीक है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है, और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। कितना कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है, जो जो क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, जो बहुत मुलायम होता है। एक बार इसमें इंक डाल लेता हूं, स्याही। क्या लिखना है कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, और जो बहुत मुलायम होता है। इस कारण आभूषण इस कारण शुद्ध सोने के शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस कारण इसमें 2 कैरेट चांदी एवं तांबा मिलाकर उसको 22 कैरेट बनाया जाता है। ठीक है, जिससे वह
प्रबल हो जाता है और आभूषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है जो बहुत मुलायम होता है, इस कारण सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसमें 2 कैरेट सोना का नाम सॉरी चांदी और तांबा मिलाकर इसको 22 कैरेट बनाया जाता है, जिससे ये वह प्रबल हो जाता है और उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे भारत देश में कितने कैरेट सोने का यूज होता है? 22 कैरेट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। आप सभी को जल्दी से लिखना है, जल्दी लिखिए। तो आप सभी ने लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है अपर रूप। क्या है? अपर रूप। और अपर रूप क्या चीज है? तो अपर रूप का मतलब होता है एक ही तत्व के विभिन्न विभिन्न रूप। अपर रूप, अपर मतलब होता है अनेक रूप। ठीक है, एक ही तत्व के विभिन्न विभिन्न रूप जिनके गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। जिनके गुणों में क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपर रूप कहते हैं। तो लिखिए, एक ही तत्व के एक ही तत्व के भिन्न 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 रूप जिनके गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जिनके गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, उसे अपर रूप कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, तो अपर रूप क्या है? यानी एक ही तत्व के विभिन्न विभिन्न रूप जिनके गुणों में विभिन्नता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है धातु कर्म। क्या है? धातु कर्म। और धातु कर्म क्या है? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए धातु कर्म क्या है? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण अयस्कों से धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण तथा परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। इन दोनों चीजों को जल्दी से लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एग्जाम में पूछे जा सकती है। ठीक है,
तो आप सभी ने लिख लिया होगा। हम आगे अपने टॉपिक यानी समाप्ति की ओर टॉपिक को खत्म करते हैं, मतलब आगे दो परिभाषा और है उनको समझा करके हम टॉपिक को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो अगला है क्या, अयस्क की सांद्रता। क्या है, अयस्क की सांद्रता। और अयस्क की सांद्रता क्या कहती है, तो अयस्क की सांद्रता, तो अयस्क की सांद्रता का मतलब है अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि गैंग जैसी अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है, अयस्क की सांद्रता कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखना है, अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि गैंग जैसी अशुद्धियों को हटाना। अयस्क की सांद्रता का मतलब है कि यानी कि कोई अयस्क है, उस अयस्क में से धातु को अलग करना है, तो उसमें से हम पहले क्या करेंगे, मिट्टी, रेत आदि जो गैंग अशुद्धियां होती हैं उन सभी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि गैंग जैसी अशुद्धियों को हटाना ही क्या कहलाता है, अयस्क की सांद्रता कहलाती है। अयस्क की सांद्रता कहलाती है, अयस्क की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। तो आप सभी को ये लिखना है, जल्दी लिखिए, मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं मार्कर में। एक और टॉपिक है एनोडीकरण। क्या है, एनोडीकरण। एनोडीकरण मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत, इसमें खाली ऐसे समझना है कि एल्युमिनियम, ठीक है, और उस पर क्या करना है, ऑक्साइड की परत को मोटी मजबूत बनानी है जिससे वो संक्षारण से बचा सके। तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। और एनोडीकरण में होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। जो कोई वस्तु पर हम इसको लगा देते हैं तो उसके ऊपर ये सुरक्षा करती है, क्या करती है, सुरक्षा करती है। कौन करती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हम टॉपिक को, इस अध्याय को समाप्त करते हैं, ठीक है। अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, भाग 3 में इस अध्याय को समाप्त कर दिया है। अगले अध्याय में हम 4 अध्याय में पढ़ाएंगे, ठीक है।